तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। निफ्टी वापस उसी जगह पर पहुंच गया जहां पर हम लोगों ने डिस्कशन किया था और आप में से बहुत सारे लोग ये बात जानना चाहते होंगे कि आज मार्केट में इतना बड़ा फॉल, इतनी बड़ी गिरावट क्यों थी। और आप लोगों ने बहुत सारे रीजन जो सुने होंगे, कहीं ना कहीं आपका दिल ये बात जानता होगा कि आप उनसे सेटिस्फाइड नहीं होंगे। मतलब आप लोगों ने रीजन तो सुने होंगे पर आप उन रीजन से ना सेटिस्फाइड नहीं होगे कि यार ऐसा कैसे पॉसिबल है ना। तो देखिएगा, ध्यान समझिएगा, एक एक बात को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से मैं आपको समझाऊंगा और मैं उसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दूंगा। ना केवल मैं आपको ये बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट आज क्यों गिरा, बल्कि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या पॉसिबिलिटीज इसके वापस ऊपर आने की हैं या आगे की पॉसिबिलिटीज क्या लगती हैं मेरे को, वो सब मैं आपको डेटा पर दिखाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, इस समय पर मैं देख रहा हूँ कि मार्केट के गिरने का कोई भी असर क्रूड के ऊपर नहीं पड़ रहा। मतलब क्रूड के अंदर तो अगर आप देखेंगे तो मंदी बरकरार है। अगर आप डॉलर को भी देखकर चलोगे तो डॉलर के अंदर भी कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं आ गई है। मतलब कि हमारा रुपया बहुत ज्यादा डेप्रिशिएट नहीं हुआ है। एग्जैक्टली वो 83 के लेवल के पास में रुपया अभी भी ट्रेड कर रहा है। तो इसका सीधा सा मतलब ये निकल कर आता है कि ये जो दिखावा है वो दिखावा कुछ और है और हो कुछ और रहा है। मैं आपको समझाऊंगा, एक एक बात मेरी समझ में आएगी आपको। देखो दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस को देखा होगा तो मैंने आप लोगों को बताया होगा कि मार्केट के अंदर 21,444 से 21,693 एक कंसोलिडेशन की जोन है। मार्केट के अंदर मार्केट प्लेयर्स जो है, मतलब इन छोटी छोटी बातों से कि एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट तो अच्छा आया है लेकिन आने वाले वक्त में ऐसा भी हो सकता है कि प्रोविजनिंग उसकी बढ़ जाएंगी, एनपीए ज्यादा हो जाएंगे, इस चक्कर में मार्केट के अंदर वो गिरावट कर देंगे या गिरा देंगे और सारे बैंक को गिरा देंगे। तो उसको मतलब ये थोड़ा सा ना, मतलब सुनने में तो लगता है कि यार मार्केट में नेगेटिव न्यूज की रिक्वायरमेंट है जिससे पता चल जाएगा कि मार्केट गिरा, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमें सेटिस्फाई नहीं करता। या आने वाले वक्त में फेड रेट कट नहीं करेगा इसलिए मार्केट गिर गया, ऐसा नहीं है। अब तो लॉजिक को समझ के चलेंगे, हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे। मार्केट के अंदर मार्केट पार्टिसिपेंट ने जिस जगह पर स्टॉक को खरीदा है उसे बेचने पर ही उनको फायदा होगा और वो उसको बेचने के लिए कोई ऐसी जगह चाहते हैं जहां पर उनसे आसानी से खरीदा जा सकता हो। अब जब मार्केट गिरती है तो गिरने के पीछे की वजह हम बहुत सारी ढूंढ लेते हैं। हम आपसे चार्ट पे जाकर बात करेंगे। मैं पहले आपको एक ब्रॉड चार्ट दिखाता हूँ, फिर उसके बाद इसके ना मैक्रो एनालिसिस करने का माइक्रो एनालिसिस की तरफ मैं आपको लेकर आऊंगा। उससे पहले एक बार जरा एफआईडीएस की ट्रेडिंग एक्टिविटीज को देख लो, आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ जाएगा। 10,578 करोड़ की मार्केट में आज सेलिंग हुई है। 10,578 करोड़ की मार्केट में नेट सेलिंग है एफआईज के द्वारा, और एफआईज की जो टोटल सेलिंग निकल कर आती है जनवरी में 9,446 करोड़ की निकल कर आती है। और इसके रिस्पेक्ट में डीआईज की जो बाइंग है, मतलब ये अपना माल बेच रहे थे, अपना माल बेचने के लिए इनको जरूरत रहती है पॉजिटिव न्यूज की। अच्छी न्यूज से माल को अपने बेचने की कोशिश करते हैं और इसको ये मार्कअप इन्होंने इसलिए कहता है कि मार्केट जब नीचे की तरफ गिरेगा और ये माल को बेचेंगे तो वो और ज्यादा एक्सीलरेट पेस में नीचे गिरेगा, तो फ्यूचर ऑप्शन के जरिए वो अपना पैसा बना सकते हो। देखिए, मैं गलत हो सकता हूँ, ये मेरा एनालिसिस है, लेकिन मैं आपके साथ हमेशा वो पिक्चर क्लियर करने की कोशिश करता हूँ जो मैं देख रहा होता हूँ। किसी ने सामान को खरीदा और वो सामान को बेचना चाहता है तो वो स्टॉक को बेचेगा किसी ऐसे प्राइस पर जहां पर उसको प्रॉफिट मिलता हो। अपने उस प्रॉफिट को और बढ़ाने की कोशिश करेगा अगर वो उसको किसी नेगेटिव न्यूज के चलते मार्केट के अंदर सस्ते पर भी बेच दे और फ्यूचर्स को शॉर्ट करके बैठा हो, तो ऑप्शंस के अंदर उसने एक डाउन साइड की बेरिश पोजीशंस क्रिएट कर रखी हो पहले से ही। तो ऐसी सिचुएशन में उसका जो मुनाफा है वो कई गुना बढ़ जाएगा और वो उसी पैसे का इस्तेमाल करेगा नीचे से मार्केट को वापस ऊपर लेकर जाने के लिए। ये भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, डीआईज की अगर आज आप बाइंग देके चलेंगे तो डीआईज ने 4,006 करोड़ की बाइंग करी है। मतलब ये बात देख समझिएगा, हमेशा डीआईज मार्केट में माल को तभी ज्यादा खरीदते हैं जिस वक्त, देखिए अभी तक की सबसे बड़ी बाइंग है, अभी तक की डीआईज की सबसे बड़ी बाइंग है। और ऐसी बात नहीं कि ये जो सेलिंग आपके पास में नहीं करते हैं, सेलिंग भी करते हैं। और एफआईज की अगर आप देखेंगे तो एफआईज की एक बड़ी सेलिंग है। तो मतलब आपके कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि एफआईज ने इसे नेगेटिव न्यूज का इस्तेमाल करते हुए बहुत बड़े अमाउंट में बेचा, लेकिन जब वो अपना सामान बेचने के लिए आए तो डीआईएस कहीं दूर खड़े उसको खरीद रहे थे, मतलब सामान को इकट्ठा कर रहे थे कहीं दूर खड़े होकर। समझिएगा, 17,317 करोड़ की आज एफआईज ने बाइंग करी और 27,896 करोड़ की एफआईज ने सेलिंग करी है। 15,188 करोड़ की डीआईज ने बाय करी है और पोजीशन अपनी क्लोज करी। 11,182 करोड़ की पोजीशन को उन्होंने क्लोज किया, क्योंकि ये भी बड़े ज्ञानी व्यक्ति ने बताया कि किस स्टॉक से एग्जिट करके किस स्टॉक में इनको एंट्री लेनी चाहिए। तो डीआईज का डेटा और एफआईज का डेटा हमें समझाता है कि ये मार्केट के अंदर एक सोची समझी प्रॉफिट बुकिंग एफआईज के द्वारा की गई। उन्होंने इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करा, ग्लोबल न्यूज का सहारा लिया, एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट का सहारा लिया और फिर उसके बाद आते मार्केट के अंदर एफआईज वाले स्टॉक्स को उन्होंने बेचना शुरू करा। आप अगर जाकर देखोगे, अब आप ध्यान से देखना और जाकर देखना कि क्या आपके सरकारी बैंक भी उतना गिरे हैं जितना एचडीएफसी बैंक गिर गया।
मतलब जो बड़ी गिरावट आपने एचडीएफसी बैंक के अंदर देखी और जिसकी वजह से आपने प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स के अंदर देखा, मतलब जिनके अंदर एफआईज का बड़ा कंट्रोल है, क्या आप लोगों ने अपने सरकारी बैंकों को भी इतना गिरते हुए देखा है? और जब जाओगे और देखोगे उनके भाव देखोगे ना, तो आपको ये सारी चैलेंज समझ में आ जाएंगी। आप समझिएगा ध्यान से। एक बार मैं आपको ना इसको मैक्रो लेवल पे एनालिसिस करके दिखाता हूँ। आप अगर देखोगे तो जो मैंने आपको कंसोलिडेशन की जोन बताई थी, ये डिस्ट्रीब्यूशन की जोन हमारे पास में यही है। और ये देखिए यहाँ पर आपके पास में मैंने इसको एक दिन के टाइम फ्रेम पर 200 डेज के मूविंग एवरेज के साथ में 20 और 5 डेज के मूविंग एवरेज के साथ लगा रखा है। और मार्केट एग्जैक्टली कहाँ जाकर रुका है, तो देखिए 20 दिन के मूविंग एवरेज के बाद जाकर मार्केट जाकर रुका है। क्या मार्केट में इसके और नीचे जाने की संभावना है? बिल्कुल है, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन जोन के अंदर वापस से आ गया है। अब पॉसिबिलिटीज क्या बनती है कि या तो ये इस जगह पर कंसोलिडेट करेगा या ये इसके नीचे आएगा। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि मार्केट को एक बार नीचे के लेवल दिखाने पड़ेंगे, 21,029 के आसपास मार्केट को आना रहेगा। यहां से मार्केट की फिर अगली जर्नी स्टार्ट होती है। 21,000 पर बेस बनता है। अगर मार्केट 21,000 तक आता है और 21,000 पर पुट राइटिंग पहले से ज्यादा होती है, तो हम ये मान के चलेंगे कि मार्केट पार्टिसिपेंट मार्केट में पुट राइटिंग करने के लिए नीचे आए। जो हमारी थ्योरी है वो सही है और फिर 21,000 के पास में बेस बनना शुरू होगा, तो यहाँ से मार्केट वापस ऊपर जाने की संभावना बनती है। चार्ट को देखकर ऐसा लगता है। अब देखिए इसी चीज को जब मैं जाता हूं और मैंने आप लोगों को निफ्टी 50 के ये अभी से माइक्रो लेवल पे मैं आप लोगों को दिखाता हूं, कॉन्सेप्ट समझिएगा। यहां आप खुद देखो और आप खुद मेरे को बताओ, क्या आपको नहीं लगता कि 21,832 के पास मार्केट के अंदर एक सेलिंग और नीचे 21,444 के बाद मार्केट के अंदर बाइंग, ये एक तरीके का कंसोलिडेशन थी। और ये जो हमें ब्रेकआउट मिला था, ये ब्रेकआउट मार्केट के अंदर एक शॉर्ट्स कवर करने वाली शॉर्ट कवरिंग थी। मतलब ऑलरेडी मार्केट के अंदर मार्केट पार्टिसिपेंट ने यहां पर भी शॉर्ट किया था, अब उन्होंने इस जगह पर भी शॉर्ट किया, मतलब उनके शॉर्ट एवरेज हुए और ये वो जगह बनती है जिस जगह पर जाकर वो एक बड़े मुनाफे के अंदर आ जाते हैं। और नीचे क्या बनता है? 21,444, ये लोअर बेस बनता है। अगर 21,444 टूटता है तो मार्केट यहाँ नीचे की तरफ आता है, 21,000 के लेवल को टेस्ट करता है और यहाँ से अगर शॉर्ट्स कवर होते हैं, पुट राइटिंग होती है, पुट राइटिंग अगर बढ़ती है पहले से ज्यादा, तो मार्केट यहाँ से वापस ऊपर जाने के चांसेस रहता है। तब हम मान के चलेंगे जैसा बेस मार्केट ने 18,000 का बनाया, 19,000 का बनाया, 20,000 का बनाया, अब मार्केट ने अपना बेस 21,000 का बनाया है। ये इसको देखकर ऐसा लगता है। अब इसके अंदर बड़ी गिरावट बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स में क्यों रही? यार देखो, बैंक निफ्टी का गिरना और बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स का गिरना, दोनों में बड़ा फर्क है। अब बैंक निफ्टी का नीचे गिरने के पीछे की जो बड़ी वजह है, तो मैं आपको एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से हमारा डिस्कशन हुआ तो वो बता पाएंगे इसके बारे में, कि वो ये बताते हैं कि बैंक निफ्टी का नीचे गिरने के पीछे जो सबसे बड़ा रीजन था, एचडीएफसी बैंक का बड़ा कंट्रीब्यूशन होना इंडाइसेस बैंक निफ्टी के अंदर। तकरीबन 20 से 25% का, अगर ये मान के चलो कि मतलब जो जो 20 से 25% की जो बड़ी की मतलब जो भी गिरावट का 20 से 25% पोर्शन है, वो बिकॉज ऑफ बैंक निफ्टी की वजह से नीचे गिरा, बाकी सब सेंटीमेंट्स की वजह से नीचे की तरफ गिरता है। अब ग्लोबल मार्केट्स के बैंक निफ्टी की वजह से नीचे गिर गए। अब देखिए उस समय पर लोगों को ग्लोबल न्यूज ढूंढनी होती है, तो ग्लोबल न्यूज क्या निकल कर आती है, मैं आपको सब समझाऊंगा। ग्लोबल न्यूज ये निकल कर आती है कि यार मार्केट के अंदर इस समय पर ऐसा लगता है कि शायद रेट कट अब नहीं आएगा। तो मैं आपको एक बार चार्ट दिखाना चाहूंगा। देखिए ये डाउ जोन्स है, मार्केट के अंदर डाउ जोन्स के अंदर क्या बड़ी गिरावट है। अब आप खुद सोचो, डाउ जोन्स एग्जैक्टली उसी जगह पर है जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन जोन है और डाउ जोन्स इसी रेंज के अंदर अभी कंसोलिडेट हो रहा है। तो डाउ जोन्स अगर सेम इसी रेंज के अंदर कंसोलिडेट हो रहा है, अपने 20 डेज के मूविंग एवरेज के पास में जाकर कहीं सपोर्ट ले रहा है, तो कैसे कह सकते हो मार्केट में किसी न्यूज की वजह से नीचे गिरा है? तो इसका मतलब यहाँ भी किसी न्यूज की वजह से गिरा, यहाँ भी किसी न्यूज की वजह से गिरा। मतलब अगर न्यूज नहीं होगी तो क्या इसके अंदर केवल बाइंग बाइंग चलती रहेगी? यार आप ये समझो कि जिस किसी ने किसी स्टॉक को परचेज करा है, वो एक जगह पर अपना प्रॉफिट बुक करेगा, पार्शियल प्रॉफिट बुक करेगा, उसके बाद नीचे किसी जगह पर वापस से अपनी पोजीशंस को एवरेज करेगा और ऊपर की तरफ जाएगा। क्या मार्केट अब यहाँ से नीचे आ सकता है? तो यार देखो, इतनी सारी नेगेटिव न्यूज एक साथ मिलने पर मार्केट के अंदर जो बड़ा इफेक्ट उनको शॉर्ट करने का तभी मिल पाएगा, क्योंकि मार्केट पार्टिसिपेंट, अगर आप ध्यान से सुनो और समझो, ऐसा नहीं होता कि आज उन्होंने 1 करोड़ रुपए अगर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट किया तो कल को वो मार्केट के अंदर और इन्वेस्ट करने के लिए किसी और से 1 करोड़ रुपए लेकर आते हैं। ऐसा नहीं होता। मार्केट के अंदर मार्केट पार्टिसिपेंट उस 1 करोड़ से कुछ प्रॉफिट जनरेट करते हैं, अब वो उसको अपनी कैपिटल मानते हैं। मैं और आप क्या मानते हैं कि 1 करोड़ रुपए अगर हमने मार्केट के अंदर निकाल लगाया, उसमें हमारे पास में 2 लाख रुपए की अगर हमारे पास में प्रॉफिट आ गया, तो हम इसमें 2 लाख रुपए तक का रिस्क मार्केट के अंदर ले सकते हैं। मतलब वो 2 लाख को हम अपना नहीं मान रहे, हम उस 2 लाख को भी दांव पे लगाने को तैयार रहते हैं। और वो ये मानते हैं कि अब उनकी जो कैपिटल है वो 1 करोड़ 2 लाख रुपए बन चुकी है, तो वो क्या करते हैं, ऐसी किसी जगह पर जहां पर उनको लगता है
कि उनके उन न्यूज़ को समझते हुए, मार्केट कंडीशन को समझते हुए ना केवल अपना प्रॉफिट बुक करते हैं बल्कि एक ऑपोजिट डायरेक्शन की पोजीशन फ्यूचर ऑप्शन के जरिए ओपन भी करते हैं। अब देखिए, ऐसा मैं आपसे इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि जब मैं डेटा देखता हूँ, ऑप्शन चेन का डेटा देखता हूँ, तो वहां पर मुझे विजिबल होता है जैसे कि आज मार्केट में जबरदस्त कॉल राइटिंग स्टार्ट हो गई थी। मार्केट खुला, वहां से लोगों को लगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा और लोगों ने कॉल को बाय करना स्टार्ट कर दिया। और मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि यार ये कॉल राइटिंग है। तो मार्केट के अंदर कॉल राइटिंग कब होगी? जब उनका व्यू बुलिश नहीं होगा, उनका व्यू मार्केट को लेकर बेरिश होगा। क्या वो अपने शॉर्ट्स को क्लोज करके चलेंगे किसी जगह पर? तो यार देखो, मकसद तो उनका भी सिंपल सा ही है कि वो ऑलरेडी इन शॉर्ट्स के अंदर इस जगह पर देखिएगा, इस जगह पर कहीं मार्केट पार्टिसिपेंट्स अपनी पोजीशन को शॉर्ट कर रहे थे, मार्केट इस जगह पर कंसोलिडेट हो रहा था और निचले लेवल के आसपास उन्होंने अपनी पोजीशन को क्लोज करना था, लेकिन वो निचले लेवल तक नहीं पहुंच पाए, क्लोज नहीं कर पाए और मार्केट ने उनको शॉर्ट कवरिंग दिखा दी। यहाँ पर देखिए, इसके बाद भी ना एक दिन की शॉर्ट कवरिंग के बाद अगले दिन फिर से शॉर्ट बने। मतलब यहाँ पर क्या हुआ? शॉर्ट्स को एवरेज किया गया, शॉर्ट्स को एवरेज किया गया। आज मार्केट में न्यूज का सहारा लिया गया। मतलब वो कितने कॉन्फिडेंट थे इस चीज को लेकर कि ये जगह प्रॉफिट बुकिंग की है, वो इतने कॉन्फिडेंट थे कि आज न्यूज का सहारा लेकर उन्होंने सबसे ज्यादा जो बेचे। आप देखिए ना, जाकर देखिए कौन से स्टॉक्स गिरे हैं। तो मैंने आपसे कहा क्या सरकारी बैंक गिरे हैं? तो आपका जवाब होगा नहीं यार, वो तो नहीं गिरे इतने। तो ज्यादा कौन से गिरे हैं? या प्राइवेट सेक्टर के बैंक से गिरे हैं। अब प्राइवेट सेक्टर के बैंक जो गिरे हैं, उनका जो दखल था उसकी वजह से मार्केट में एक बड़ा इफेक्ट आप लोगों ने नेगेटिव देखा आज के दिन में। और जो लोग बैंक निफ्टी के अंदर काम करते होंगे और सस्ते ऑप्शंस खरीदते होंगे, पास तो उनकी एक तरीके की लॉटरी थी, तो उन्होंने और ज्यादा लोगों को भी इसमें कहीं अट्रैक्ट कर लिया होगा। तो दोस्तों, ये था मेरा मार्केट को लेकर इन डेप्थ रिव्यू, एक रिव्यू जिसको मैं समझ कर चल रहा हूँ। और मैंने आगे भी आप लोगों को बताया कि मार्केट के अंदर अभी यहाँ पर कंसोलिडेशन होना चाहिए या फिर 21,444 का लेवल टूटने के बाद मार्केट में डाउनसाइड मार्केट को मूव करना चाहिए और कहीं मार्केट में सपोर्ट निकल कर आनी चाहिए 21,000 के लेवल के पास में। अब वो कहां से निकल कर आएगी ये एग्जैक्टली मैं नहीं जानता। एग्जैक्टली ये व्यू मेरा पहले भी रहा था, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट ने 21,000 के पास ही एग्जैक्ट देखिए सपोर्ट ली थी और मार्केट यहाँ से वापस ऊपर की तरफ गया था। फिर यहाँ जाकर इसने कंसोलिडेशन स्टार्ट किया था, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन जोन। और मुझे यही लगता था कि इस डिस्ट्रीब्यूशन जोन के बाद मार्केट फिर वापस से नीचे आएगा और नीचे से फिर भर के फिर मार्केट ऊपर की तरफ चल सकता है, अगर 21 शेयर को उसने अपना बेस बनाना है तो। दोस्तों, मेरा ये व्यू मार्केट को लेकर है। मेरी किसी तरीके की आपको कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। मैं स्टॉक्स के ऑप्शंस के अंदर काम करता हूं और निफ्टी के ऑप्शंस और बैंक निफ्टी के ऑप्शंस के अंदर पोजीशन स्ट्रेटजीज के अंदर अपना काम करके चलता हूं। तो ये मेरा डिस्क्लेमर है कि मतलब मैं आपको अपना जो व्यू बताकर चल रहा हूँ वो एग्जैक्टली मेरी पोजीशंस को लेकर भी मतलब मेरा ऐसे कुछ व्यू रहता भी है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। ऑल द बेस्ट। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI, membership of BASL in case of investment advisors, and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. All disclaimers can be read on gauravsir.in. आप सभी डिस्क्लेमर्स को gauravsir.in वेबसाइट पर रीड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।